हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जीडीपी ग्रोथ रेट। दोस्तों, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, जीडीपी को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के, उनके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू है उसको ही जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, जीडीपी दो तरह की होती हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल जीडीपी होती है। एंड दोस्तों, जब हम नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन जो होता है उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिल जाती है। एंड दोस्तों, रियल जीडीपी ही इम्पॉर्टेंट डेटा होता है और जो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस है वो इन्फ्लेशन को डिवाइड करने के बाद जो रियल जीडीपी होती है वही डेटा रिलीज़ करता है। तो दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का डेटा हर क्वार्टरली रिलीज़ किया जाता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2010 से 2020 के बीच में जीडीपी की क्या ग्रोथ रेट रही है। दोस्तों, आपने रिसेंटली मार्च क्वार्टर में देखा होगा कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस ने जीडीपी का डेटा रिलीज़ किया था और 3.1% जीडीपी की ग्रोथ रेट थी। दोस्तों, जीडीपी की ग्रोथ रेट हमें ये बताती है कि जो भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें क्या ग्रोथ है। दोस्तों, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, और दोस्तों जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तो जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी साथ साथ बढ़ेगा। इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है इंटरेस्ट रेट्स। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट काफ़ी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। दोस्तों, आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सुनी होगी या पढ़ी होगी। उसमें आप देखते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है या रेपो रेट बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से दोस्तों अगर रेपो रेट बढ़ाता है आरबीआई तो बैंक भी जो भी लोन देता है वो रेट भी बढ़ जाएगा। और जब दोस्तों वो लोन का रेट बढ़ जाएगा तो जो कंपनीज़ हैं उनको हायर रेट पे लोन मिलेंगे और उनको लोन पेमेंट करने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और प्रॉफिट का काफ़ी बड़ा पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। और दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर अफेक्ट करेंगे और फिर जब प्रॉफिट कम होगा तो उसका अफेक्ट सीधा स्टॉक प्राइसेस पर आएगा। दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ा देता है तो जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, वो अपने लोन रेट भी बढ़ा देंगे। लोन रेट बढ़ने के बाद जो भी कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो लोन ले रखा है उनकी जो रीपेमेंट करनी होगी वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। उससे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट लोन पेमेंट में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो वो कंपनीज़ के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, थर्ड इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें जो भी जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे होते हैं और जो करेंसी होती है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही होती है। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन दो टाइप की होती हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दोस्तों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड उन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, उन गुड्स की सप्लाई ना होने के कारण जो प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों, सेकंड टाइप होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दोस्तों, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके बनाने की जो कॉस्ट है, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनका जो प्राइस बढ़ जाता है तो उससे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से जो फिनिश्ड गुड होते हैं उनके भी प्राइस बढ़ते हैं। तो जो ये प्राइस में चेंज आता है उसे कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट को बढ़ा के या घटा के। इन्फ्लेशन के दो इंडेक्सेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है घट रही है। दोस्तों, सबसे पहला इंडेक्स है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोस्तों, सीपीआई में जो भी जनरल
गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो ट्रेड हो रहे हैं रिटेल लेवल पर, उनके प्राइसेस में जो चेंज आता है उसको मेज़र किया जाता है CPI से यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। एंड दोस्तों सेकंड होता है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। कमोडिटीज़ होलसेल लेवल पर ट्रेड हो रही हैं उनके जो एवरेज प्राइस में चेंज आता है उसे मेज़र किया जाता है WPI इंडेक्स में। दोस्तों इस वीडियो में हमने GDP ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है हमारी इन्वेस्टमेंट को और इन्फ्लेशन के बारे में जाना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम कुछ और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। जय हिंद।